गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई हुई? कल का रिवीजन हुआ? बताओ, हुआ रिवीजन? ठीक। सभी लोग करके आए हैं? आए हैं। कितने लोग नहीं करे? ईमानदारी से बता दीजिए कितने लोग रिवीजन नहीं किए हैं कल वाले सेट का। एक, दो, आप भी नहीं किए हैं? अच्छा। और सब लोग करके आए थे। ऑनलाइन वाले तो खैर बताएंगे कैसे, उनकी तो छूट है, इस मामले में मौज है, वो बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि एक 1 to 1 हम पूछ भी नहीं पाते हैं, इसलिए वो बता भी नहीं पाते हैं। ऑफलाइन वाले तो बेचारे फंस जाते हैं, तो बता देते हैं। चलिए कोशिश करिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि कोशिश करिए कि रिवीजन करके ही आए, वो आप ही के फायदे के लिए कहा जा रहा है, हम अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे। ठीक है, तो कोशिश करिए डेली की डेली चीजें बल्क में अपने पास न होने पाए। खाना डेली खाने में ज्यादा से ये नहीं कि 5 दिन के बाद एक ही दिन खा के बीमार हो जाना, ऐसा स्थिति ना आने पाए। जितना हमारा पेट अलाउ करता है, जितना शरीर अलाउ करता है, उतना हम डेली थोड़ा थोड़ा खाते रहें। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और पाचन क्रिया भी सही रहेगी। वरना एक ही दिन दबा के खा लेंगे, पाचन क्रिया गड़बड़ा जाएगी, शरीर भी गड़बड़ा जाएगा और मस्तिष्क भी गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें डेली का डेली रिवीजन कर लेना है, जिससे क्या होगा, हमारा शरीर और हमारा दिमाग सब कुछ स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये शिकायत कल से नहीं होगी। ओके, चलिए। आज कोई ऑफिस में भी नहीं आया था, तो हमें ये बात लगा कि नहीं, सब लोगों को अच्छे से समझ में आया है। उम्मीद यही करता हूं कि समझ में आया होगा। नहीं आने का मतलब ही यही होता है कि अगर कोई पूछ नहीं रहा ऑफलाइन या ऑनलाइन, इसका मतलब कि समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमें खुशी है इस बात की, जब आते हैं तो भी खुशी होती है, और जब आप नहीं पूछने आते हैं तो भी खुशी रहती है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इस सीरीज के लेखपाल सीरीज का अगला जो सेट है उसमें हम लोग पहुंचते हैं और बात करते हैं उस पर और उसको देखते हैं। तो अगला सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपने सेट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये जो लेखपाल सीरीज हम बोलते हैं आपको डेली, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन लेखपाल के लिए, ये तो एक टैगलाइन है। अभी हम लोग शुरू किए, चूंकि एग्जाम होने वाला, इसीलिए हम लोगों ने उसका नाम सीरीज रख दिया। वरना ये जो क्वेश्चन है, हम बार बार कहते हैं कि ये सबके लिए, जैसे अभी शायद डीडी का एग्जाम होने वाला है, फिर 22 अप्रैल को एग्जाम है वनडे का एक, अभी आरओ आने वाला उसके लिए, अभी आपको एसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए, समीक्षा अधिकारी आप जो बताइए आरओ, फिर लोअर सबनेट के लिए। मतलब आप ये ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चन सिर्फ किसी एक एग्जाम के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा नहीं है। कई एग्जाम इससे आप कवर कर सकते हैं, किसी एक एग्जाम के लिए बंधा हुआ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लेखपाल में आएगा, इसमें ऐसा ये मिसलेनियस क्वेश्चन आपके पास जा रहा है जो ज्यादातर एग्जाम कवर करेगा ये। तो आप लोग इस माइंड सेट से पढ़िए कि हम लोग को जो भी एग्जाम देना उसमें ये क्वेश्चन आएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, और ये वीवीआईपी क्वेश्चन है। वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप देखिएगा एग्जाम में जब बैठिएगा तो आपको चीजें याद आएगी, ये बोर्ड आपको याद आएगा। इसमें से काफी क्वेश्चन आपको क्या हुआ, सीधे सीधे लड़ा या फिर कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के लड़ गया है। चाहे एक्सप्लेनेशन से आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, या फिर जैसे भी आएगा, लेकिन आएगा, ये आप लोगों को महसूस होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं, जीडी के लिए भी पढ़ रहे हैं हम लोग, एसएससी के लिए भी पढ़ रहे हैं हम लोग, कांस्टेबल एसआई के लिए भी पढ़ रहे हैं, बैंकिंग में भी, रेलवे में भी आएगा ये सब एग्जाम, और स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस माइंडसेट से पढ़ रहे हैं कि इस क्वेश्चन को अति आवश्यक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ना ही पढ़ना है ताकि हम लोग एग्जाम क्रैक कर पाए। ओके, तो आइए अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। लगभग शायद सेट नंबर 22 होगा या 21, 23 जो भी होगा, आप लोग देख लेंगे। उसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री से, गदर पार्टी की स्थापना। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री से, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा है। ठीक है, आगे भी ये पूछेगा, इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन आगे भी आने वाला है क्वेश्चन। तो गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1905,
ऑप्शन बी है 1913, ऑप्शन सी है 1919, ऑप्शन डी है 1925। तो इसका सही उत्तर है 1913 अर्थात बी 1913। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में, 1913 में। आइए इसका व्याख्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को सशस्त्र क्रांति के माध्यम से समाप्त करना था। किसके माध्यम से? सशस्त्र क्रांति के माध्यम से। पहले क्वेश्चन में यह है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। इसी का दूसरा क्वेश्चन है 1913 में कहाँ हुई है? तो सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? अमेरिका में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन बन गया। एक तो 1913 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। किस लिए हुई थी? तो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से समाप्त करना था किसका? ब्रिटिश शासन को। सशस्त्र क्रांति मतलब हथियार बंद, ठीक है, हथियार से हम लोग उसको, मतलब हम लोग बल से, अपने सिर्फ बुद्धि से नहीं बल्कि बल से भी हम लोग करेंगे। हम लोग युद्ध लड़ेंगे, हम लोग क्रांति करेंगे, आंदोलन करेंगे, इन केन प्राकेट कैसे भी हो अंग्रेजों को भारत से भगाना है, बाहर करना है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना है। एक तो हो गया असहयोग आंदोलन जो गांधी जी का रास्ता था, एक था भगत सिंह वाला रास्ता। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद वाले रास्ते से देश को आजाद कराएंगे, अहिंसा नहीं बल्कि हिंसा के माध्यम से भी। ठीक है, तो ये इसमें से 3-4 क्वेश्चन हम लोग निकाल लिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हिस्ट्री से ही है, इतिहास से ही है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब परिसर अर्थात दिल्ली में करवाया था। यह दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें भी देखिए 2-3 क्वेश्चन निकल गया। पहला क्वेश्चन क्या है? अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब करवाया था? 1311 ईस्वी में। कहाँ करवाया था? दिल्ली में। उसका नाम क्या था? कुतुब परिसर। ठीक है, और यह स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी करवाया। कब करवाया? 1311। कहाँ करवाया? दिल्ली कुतुब परिसर में। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन से, उसके एक्सप्लेनेशन से हम लोग 4-5 क्वेश्चन बना ले रहे हैं। मतलब अगर हम लोग डेली 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हम लोग 10 नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये हम लोग के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। क्योंकि 40 क्वेश्चन अगर आप 15 मिनट 20 मिनट के पढ़ाई से पढ़ पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, तो सोचिए कि अगर आप 365 दिन पढ़ लिए या 1 महीना पढ़ लिए, 2 महीना पढ़ लिए, तो इतना आपके पास बैंक हो जाएगा क्वेश्चन का कि उससे अधिक आने की संभावना न के बराबर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात सतलज नदी। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना मतलब इसके कई उद्देश्य इससे फुलफिल होते हैं, कई उद्देश्य इसके फुलफिल होते हैं। जैसे कि यहाँ से बिजली बन सकता है, सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है, बाढ़ आने की जो संभावना है ये डैम बना के उसको खत्म किया गया है। तो इस तरह कई योजनाओं पे लाभ मिलता है इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। डोलड्रम किससे संबंधित है? डोलड्रम किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। आप लिख के ले लीजिए, ये सब क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, खासतौर पर ये क्वेश्चन तो आएगा ही। डोलड्रम किससे संबंधित है? ज्योग्राफी का है ये क्वेश्चन।
उच्च दाब क्षेत्र से, बी ऑप्शन है निम्न दाब क्षेत्र से, ऑप्शन सी है व्यापारिक पवन, ऑप्शन डी है मानसूनी पवन। तो ऑप्शन बी सही है इसका, अर्थात निम्न दाब क्षेत्र से। अब व्याख्या देखिए, डोलड्रम विषुवतीय क्षेत्र में स्थित निम्न दाब का क्षेत्र है जहां पवनें बहुत धीमी या शांत होती है। इससे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ भी कहा जाता है। अब देखिए यहां भी कई क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन कि डोलड्रम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, निम्न दाब क्षेत्र को कहते हैं, लो प्रेशर बेल्ट होता है ये, ठीक है। यहाँ ये कहाँ होते हैं, ये विषुवतीय क्षेत्र में होते हैं। यहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र होता है जहां पवनें कैसी होती है, धीमी हो जाती है या फिर शांत हो जाती है। जहां पवनें धीमी या शांत हो जाएंगी, स्वाभाविक सी बात है वहां पे क्या हो जाएगा, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। क्योंकि उच्च दाब का क्षेत्र हाई प्रेशर बेल्ट तभी बनेगा जब वहां से पवनें बहुत तेज गति से ऊपर उठेंगी, और उस एरिया को भरने के लिए जब पवनें बाहर से बहुत तेज आएंगी तभी वो हाई प्रेशर बेल्ट होगा। लो प्रेशर बेल्ट तभी है जब वहां पे पवनें धीमे हैं या फिर ठंडी है, ठीक है, या शांत है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? जीवन, जैसे हर व्यक्ति का अपना एक जीवन होता है, उसकी अपनी स्वतंत्रता होती है, उसको रहने की, खाने की, घूमने की, ठीक है, पढ़ने की, उसके धर्म मानने की, ये सभी उसकी पर्सनल स्वतंत्रता है। तो वही बोल रहा है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। ऑप्शन आपके पास है आर्टिकल 19 अर्थात अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात अनुच्छेद 21। अनुच्छेद आर्टिकल 21 भारत के प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को विधि द्वारा प्रक्रिया के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अर्थात भारत का संविधान विधि द्वारा यह आपको अधिकार देता है आर्टिकल 21 के तहत कि आप व्यक्तिगत रूप से क्या है, स्वतंत्र हैं, और क्या है, जीवन जीने की स्वतंत्रता भी आपको है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट है लोकसभा के, उसका चुनाव कौन करता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा के सदस्य, और ऑप्शन डी है राज्यसभा के सदस्य। क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष है तो स्वाभाविक सी बात है कि ऑप्शन सी सही होगा। लोकसभा के सदस्य ही मिलके, इसके मेंबर ही मिलके इनका चुनाव करते हैं। तो अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मतलब इसमें राज्यसभा का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, कोई रोल नहीं होता, नहीं प्रधान नहीं राष्ट्रपति का, डायरेक्ट करते हैं। इसे किसे करते हैं? लोकसभा के सभी सदस्यगण मिलके लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर ये आप देखेंगे कई बार, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। आप 10 साल का या 20 साल का, आप 10 ईयर का, आप 20 ईयर का, आप सॉल्व उठा के देख लीजिए, ऑन सॉल्व देख लीजिए, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, बी है अनुदैर्घ्य तरंग, सी है विद्युत चुंबकीय तरंग, और डी है स्थिर तरंग। तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात अनुदैर्घ्य तरंग। अब व्याख्या देखिए, ध्वनि तरंगे माध्यम में कणों के कंपन की दिशा में ही संचारित होती है, इसीलिए इन्हें अनुदैर्घ्य या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स तरंग कहा जाता है। कैसा है? अनुदैर्घ्य तरंग। क्यों है? क्योंकि ये जो इनका माध्यम है चलने का, उसमें कणों के कंपन की दिशा में, मान लीजिए अगर ऐसा वो चल रही है तो इन कणों के कंपन जो होगा ऐसे ही दिशा में ये आगे बढ़ती है, इसीलिए इसको अनुदैर्घ्य संचालित होती है, इसीलिए इसको अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। अनुप्रस्थ अलग तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य अलग तरंगे होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
वेग वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या है? अगला क्वेश्चन है मात्रक से हम आपको बताया था ना कि एक क्वेश्चन जरूर रहता है, हर एग्जाम में लगभग लगभग रहता है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिए। हम ही आपको इतना एसआई मात्रक याद करा देंगे कि अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। हम बार बार कई क्वेश्चन आपको दे देंगे, इतना ज्यादा आपके पास वो मात्रक याद करवा देंगे कि अलग से मात्रक याद करने की नौबत नहीं आएगी। आइए देखते हैं वेग वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है सेकेंड, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो सही उत्तर है बी, अर्थात मीटर पर सेकेंड। किसका मात्रक? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। व्याख्या देख लीजिए, वेग एक सदिश राशि है। यहीं से एक क्वेश्चन मिल गया। अदिश राशि सदिश राशि भी आपको पढ़ना होगा, वेक्टर और स्केल पढ़ना होता है। तो सदिश और अदिश राशि में भी एक क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन तो है वेलोसिटी का क्या है सही मात्रक? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है क्या? तो एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह दूरी और समय के अनुपात को दिशा सहित दर्शाता है। मीटर पर सेकेंड, मीटर क्या हो गया? दूरी को, और पर सेकेंड, सेकेंड क्या हो गया? समय को। मतलब दूरी और समय को एक साथ ही अनुपात में दिशा दर्शाता है, इसीलिए इसको मीटर पर सेकेंड कहा जाता है। कैसा है ये? वेग कैसा ही मात्रक है, और वेग क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, तो देखिए आप एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन यहाँ भी निकल गया। सभी क्वेश्चन में आप अमूमन ऐसा देखेंगे कि हम लोग का जो व्याख्या है उस व्याख्या में आपको 2 से 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो हम मान के चलते हैं कि हम एक दिन में अगर आपको 10 क्वेश्चन का सेट लगा रहे हैं तो सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं है, बल्कि 30 से 40 से 50 क्वेश्चन तक जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम क्या है? विषय क्या है उसका? क्या थीम है? हम ये आपको बताया था कि हर साल जब हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो उसका एक फिक्स डे होता है और उसी दिन क्या होता है ये भी बताया जाता है कि इस साल का थीम क्या है। उस थीम पे हम काम करते हैं, उस विषय पे काम करते हैं। तो उसी तरह 2025 जो पिछले साल हुआ था विश्व पर्यावरण दिवस, उस दिवस की थीम क्या थी? तो ऑप्शन ए है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन बी है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ऑप्शन सी है लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस, और ऑप्शन डी है आवर लैंड आवर फ्यूचर। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉप। ये इसका सही उत्तर है। अब व्याख्या देखिए, संयुक्त राष्ट्र कौन करता है इसका? यूएन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम निर्धारित की जाती है। 2025 में इसका फोकस भूमि पुनर्स्थापन, उसका हिंदी है भूमि पुनर्स्थापन और मरुस्थलीकरण पर है। ठीक है, कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र, यूएन इसकी निर्धारित करता थीम को, उसी ने थीम निर्धारित किया। क्या है ये? तीसरा है लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। ठीक है, विश्व फोकस है भूमि पुनर्स्थापन और मरुस्थलीकरण पर है। 2025 की थीम है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग जरूर देखेंगे। ये आने वाले सब क्वेश्चन है एग्जाम में, इसमें कोई शक नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन। मैं जब ये कहता हूं कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो ये सही में कोई शक नहीं है। इसको आप लोग देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा, आपको खुद ही समझ में आएगा। जब एग्जाम में आप बैठेंगे आपको ये बात रियलाइज होगी कि जो बोर्ड पे कहा गया था, जो पढ़ाया गया था, वो बात सत्य थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में एशियाई विकास बैंक एडीबी के अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट कौन बने हैं? 2025 में एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए है मसातो कांडा, ऑप्शन बी है अजय बंगा, ऑप्शन सी है क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा, ऑप्शन डी है डेविड मालपास। तो ऑप्शन इसके ए सही है, अर्थात मसातो कांडा।
अब इसका व्याख्या देखते हैं। एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में मसातो कांडा को नियुक्त किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इनका स्पेशलाइजेशन क्या था? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र में इनका स्पेशलाइजेशन है, इसीलिए इनको क्या किया गया? एशियाई एडीबी का अध्यक्ष बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया। तो इस तरह आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन देख लिए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। और सभी क्वेश्चन हम लोग 2-2 को 3-3 क्वेश्चन को भी निकाले, किसी किसी में 4 क्वेश्चन निकाले हैं, तो 10 का मतलब हम लोग 30 से 40 या 50 क्वेश्चन डेली पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आज का जो क्वेश्चन हम आपके सामने दिए हैं या रखे या बात किए हैं या फिर डिस्कस किए हैं, उस क्वेश्चन को कल आप रिवीजन करके आएंगे, ताकि अगर मैं कल पूछ पाऊं तो आप लोग उसे बता पाए, उसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। उम्मीद ये भी करता हूं कि कल आप लोग कुछ बच्चे जिनको अगर थोड़ा भी दिक्कत होगी या नहीं भी दिक्कत होगी, वो ऑफिस में आएंगे, डिस्कस करेंगे, उसी बहाने हम लोग एक्सप्लेनेशन को और ब्रॉड करते हैं, कई चीजें और सामने खुल के आती है। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन करके आएंगे। बार बार मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरूर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जो सिस्टम से पढ़ रहे हैं दोनों लोग आएंगे। इसमें बार बार बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो आपके फायदे का चीज है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें बताएगी कल उस पर आप लोग अमल करेंगे। आज बस इतना ही, कल फिर हम लोग नए सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड डे, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।